हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ दिन पहले हमारी एक्सप्लेन की गई कहानी का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है ट्रेमर्स 2। इसकी काफी डिमांड थी, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैक्सिको के रेगिस्तान में बनी एक ऑयल फील्ड जिसमें काम करने वाला एक वर्कर जो किसी चीज से डर कर टावर पर चढ़ा हुआ है। ये कोई अभी कुछ देर पहले की बात नहीं है, बल्कि वो ये चीज कई साल से करता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसके नीचे कुछ है जो उसे नीचे आने नहीं देगा। अगर वो नीचे आया तो उसकी जान गई। और इतनी देर टंगे रहने के बाद आखिर में उस वर्कर ने वहां से बचकर जाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वही क्रिएचर जिसको हमने पहले पार्ट में देखा था, वो अपनी उसी जगह से फिर से बाहर निकलता है और उसे एक ही झटके में लेकर वापस जमीन के अंदर चला जाता है। तो कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी पर। ये जो कुछ भी हादसे हो रहे हैं, इस ऑयल फील्ड के मालिक को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए वो मदद मांगने के लिए एक आदमी के पास गया जो कि वही टाउन में रहता है। उसका नाम मैकी है। जी हाँ, ये वही मैकी है, एल का दोस्त, जो कि रीना के साथ अब शहर में सेटल हो गया। अगर आप उन दोनों की स्टोरी देखनी है तो फिर से पहले पार्ट को देखना होगा। फिलहाल यहाँ ओनर मैकी को सब कुछ बताता है कि कैसे उसके वर्कर आए दिन काम छोड़कर भाग रहे, जिससे कि अब उसे ऑयल फैक्ट्री बंद करने की नौबत भी आ गई है। पर उसे कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कुछ साल पहले सेम ऐसे ही हादसे हो रहे थे, जिसे तुम लोगों ने ठीक कर दिया। इतना कहकर वो उसे कुछ न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है, जो देख मैकी समझ गया कि वो फिर से आ गया है। उन्होंने उसे खत्म तो कर दिया, लेकिन पूरी जड़ से नहीं। इसीलिए वो चाहता है कि वो किसी इस काम में मदद करे, पर मैकी साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी जान अब जोखिम में नहीं डाल सकता। इस काम में बहुत ही ज्यादा खतरा है। पर कार्लस, जो कि ओनर था, वो अपनी पूरी कोशिश करता है और इसीलिए उसके पास उसी का एक साथी ग्रीडी को भेजता है, ताकि वो उसे समझा सके कि अगर उसने इस काम को कर लिया तो उसे हर क्रिएचर को मारने के लिए $50,000 मिलेंगे। साथ में उसे कुछ एडवांस हथियार भी दिए जाएंगे, तो उसमें उसका फायदा है। अब यहाँ पैसों की बात आती है तो वो मान जाता है और कैरलस से हाथ मिला लेता है। जिसके बाद ये लोग ऑयल फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ पर कैरलस उसे कुछ हथियार देता है जो उसी उन क्रिएचर को मारने में मदद करेगा। वो यहाँ से ये भी बताता है कि अगर तुमने किसी को जिंदा पकड़ लिया तो तुम्हें इसके लिए पूरे $1,00,000 मिलेंगे, क्योंकि वो क्रिएचर हमारे लिए काफी मददगार हो सकते हैं। इस बीच वहाँ केट आ जाती है, जो कि एक जियोलॉजिस्ट है, और वो ही मैकी को बताएगी कि उन्हें कहाँ कहाँ पर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसे आइडिया है। इसी दौरान जूल, जो कि केट का असिस्टेंट है, वो मैकी और ग्रीडी की कार में एक सिस्मोग्राफ डिवाइस लगा देता है, ताकि अगर उन्हें रास्ते में कहीं भी कुछ हलचल महसूस हो तो उन्हें पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो उन्हें वहाँ केट मैकी को मैप के जरिए बता रही थी कि उन्हें किस लोकेशन में जाना है, जहाँ ज्यादा संभावना है उन्हें वो क्रिएचर मिलेंगे। अगर वो ऐसे इधर उधर जाते रहेंगे तो इस रेगिस्तान में भटक जाएंगे, जो कि सही नहीं है उन दोनों के लिए। अगले दिन अब दोनों निकल जाते हैं अपने काम के लिए। इन्होंने अपनी कार में एक चेन बांधी हुई है, जिससे कि तेज आवाज आ रही है, ताकि वो इनके करीब आ सके, और होता भी ऐसा ही है। वो तुरंत ही भागते हुए इनके पास आ जाता है। तभी ये अपनी कार को रोक एक रिमोट कंट्रोल कार को चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके ऊपर ये विस्फोट रखा हुआ था, जिससे कि मैक ले जाकर उसी जगह पर खड़ा कर देता है जहाँ पर उसे ज्यादा आवाजें आ रही थी। लेकिन कुछ ही देर के बाद जमीन के नीचे से एक क्रिएचर बाहर आता है और उसे पूरी तरह से निगल जाता है। इधर मैकी विस्फोट को ऑन कर देता है, जिससे होता ये है कि वहाँ एक तेज धमाका होता है, जिसमें वो बुरी तरह से मारा गया। उसका ये आइडिया काम आया तो वो उससे काफी सारे क्रिएचर को मार डालते। फिर दिन खत्म होने से पहले ऊंचे पहाड़ पर आराम फरमाते, पर इन्होंने अपना रेडियो नीचे ही छोड़ दिया है, जिसकी आवाज से वहाँ एक क्रिएचर आकर उसे निगल लेता है। लेकिन इनकी ऊंचाई वाली जगह के कारण इन्हें कुछ नहीं होता। पर अगले दिन ये लोग जल्दी जाते हैं ताकि और ज्यादा शिकार कर सकें। इस दौरान ग्रीडी उसे पूछता है कि जो भी पैसे उसे मिलेंगे वो उसका क्या करेगा। तो वो बताता है कि वो उसे कहीं इन्वेस्ट कर दे, ताकि आगे की जिंदगी वो आराम से काट सके। इतना कहते ही ग्रीडी का अम्ब्रेला उड़ जाता है, तो वो उसे लेने के लिए जमीन पर उतर गया। और यहाँ उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वहां पर उनकी फिराक में वो बैठा हुआ था। हल्की सी गलती और खेल खत्म। यहाँ मैगी की चालाकी की वजह से ग्रीडी ऊपर आ गया। इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वो इनकी कार में लगी चेन को खींचना शुरू कर देता है, जिससे होता ये है कि धीरे धीरे करके जो इनकी कार थी वो नीचे जाने लगती है। पर इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो क्रिएचर आगे जा एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है, तो ये बच जाते हैं। पर तभी मैकी की नजर डिवाइस पर पड़ती है, जहां दिख रहा है कि इनकी ओर हजारों की तादाद में वो आ रहे हैं, जिन्हें एक साथ मार पाना असंभव है। तो वहां से भागने का डिसाइड करते हैं, जो कि इनका सही फैसला था। घर आकर मैकी बर्ड को कॉल करता है, वही शख्स जिसको हमने पहले पार्ट में देखा था, जो कि शिकारी है। वो अपनी बीवी के साथ टाउन में शिकार करने आया था। मैकी उसे बताता है कि वो राक्षस दोबारा जाग चुका है
और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जो सुन वो हैरान हो जाता है, फिर बाद में कहता है कि ठीक है, वो जल्दी ही उस तक पहुंच जाएगा। इस दौरान केट इन क्रिएचर के फॉसिल की जांच करके बताती है कि ये असल में हजारों साल पुराने हैं और यहाँ पर तब से रह रहे हैं जब इंसान भी नहीं होते थे। ये सुन सभी हैरान हो गए कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, कोई इतने साल कैसे जी सकता है। तभी इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, सभी बाहर भागते हैं तो वहाँ पता चलता है कि बर्ड आ गया है, अपने साथ पूरा इंतज़ाम भी साथ लेकर आया है ताकि पूरी तरह से इन्हें ख़त्म कर दे, जिसे लेकर ये लोग अब उस फील्ड में चले जाते हैं और मैकी की उस आइडिया से एक एक करके सबको ख़त्म करना शुरू करते हैं। पर यहाँ मैकी की नज़र एक क्रिएचर पर पड़ी जो उनके पास आने के बजाय उनसे दूर जा रहा है और इसीलिए ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं। तभी अचानक से उनके सामने आ जाता है वो, और जिससे बचने के लिए इन्होंने गलती से अपनी कार को 2 चट्टानों के बीच फंसा लिया। पर यहाँ एक अजीब सी चीज़ होती है, जो क्रिएचर था वो ना तो इन पर हमला करता और ना ही इनसे दूर जाता है। हालांकि ग्रीडी तो चेक करने उसके पास भी जाता है, कहीं वो मर तो नहीं गया, पर वो जिंदा था और यही हकीकत भी थी। तो मैकी को लगा कि वो बीमार है, इसीलिए वो उसे मारे नहीं बल्कि ऐसे ही जिंदा पकड़ ले, जिससे उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। ग्रीडी को भी ये आइडिया ठीक लगा, इसीलिए इन्होंने केट से कहा कि उनके हाथ एक जिंदा क्रिएचर लगा है, इसीलिए वो जल्दी से कोई ट्रक उनकी लोकेशन पर भेज दे। पर दोस्तों रात होने को आ जाती है और अभी तक कोई भी ट्रक पहुंचा ही नहीं है। उल्टा ये दोनों भी अब वेट करते करते थक चुके हैं। पर तभी इन्हें उसी क्रिएचर की चीखने की आवाज़ आती है, जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो। जब ये पीछे मुड़े तो इन्होंने देखा कि उसके शरीर के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से खाली हो चुका है, जैसे कि मानो उसने अभी किसी चीज़ को जन्म दिया हो जो कि बेहद विशाल होगा, क्योंकि अब वो क्रिएचर तो मर चुका है, पर वो चीज़ जिसको उसने जन्म दिया आखिर वो कहाँ गई। इतना ही वो सोचते हैं कि तभी इन्हें दूर से आते हुए ट्रक दिखाई देती है। शायद केट की भेजी हुई यही वो ट्रक है जिसके इंतज़ार में ये लोग बैठे थे, पर अब बहुत देर हो गई है तब से वो ट्रक वहीं पर खड़ा है। जो बात इन्हें कुछ ठीक नहीं लगती, ये दोनों ही उसके करीब पैदल जाने का सोचते हैं, पर वहां जाकर इन्हें पता लगता है कि किसी ने उस ट्रक पर हमला करके उसे तोड़ दिया और साथ में उसके ड्राइवर को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। उसके हाथ पैर दोनों ही पीछे ट्रक में रख दिए। अब ये काम वो उन जानलेवा क्रिएचर का तो हो नहीं सकता, तो आखिर ये किसने किया। इन्हें अब डर लगने लगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी इन्हें कुछ दूरी पर एक रेडियो स्टेशन दिखाई दिया तो इन्होंने मदद मांगने की कोशिश करी, लेकिन वो भी खराब था। इनकी किस्मत अच्छी थी कि वहां पर एक कार खड़ी दिख गई। ये भागते हुए उसके पास गए। इतने में दोस्तों इनके सामने कुछ अजीब सा आया, जिसकी उम्मीद तो इन्हें बिल्कुल नहीं थी, पर वो असल में एक दूसरा क्रिएचर था जो सही से चल सकता है, ना कि रेंग सकता है और जमीन में नहीं जाता। वो मैकी फौरन उसे शूट करके खत्म कर देता है, इससे पहले कि वो उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाए। अब दोनों ही उस कार को लेकर तुरंत वहां से निकल गए। तो वहीं दूसरी ओर बर्ड, जो कि अब भटक चुका है, जो चीज सबसे भयानक है, क्योंकि अगर कोई ऐसी जगह पर भटक गया तो कभी वापस जिंदा नहीं लौटेगा। पर बर्ड को पूरा भरोसा है कि वो जरूर बचेगा, इसीलिए वो मैप को खोलता है और खुद की लोकेशन मार्क करने की कोशिश में लगता है। इतने में उसकी ट्रक के ऊपर वही छोटे छोटे क्रिएचर हमला करते, पर उन्होंने क्या उसे मारा या फिर वो बच गया, ये हमें बताया नहीं जाता। वहाँ केट अपने लोगों का इंतजार कर रही है, क्योंकि कल से उनका कोई अता पता नहीं है। वो कहाँ चले गए। उसको ऐसे घबराते हुए देखकर उसका असिस्टेंट कि सब ठीक हो जाएगा, वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन पहले तो उसे खुद की जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि जिस जगह पर वो खड़ा है वो असल में ज़मीन है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो क्रिएचर उसे तुरंत खींचने लगा। ऐसा नहीं है कि केट ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी वो उसे अंदर खींच ले जाता है। उसे कुछ ही देर बाद ग्रीडी और मैकी भी वहां पहुंच जाते हैं। अगर वो थोड़ी जल्दी आते तो शायद उसकी जान बच जाती, पर अब कोई फायदा नहीं है। खैर यहाँ केट को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि बर्ड का भी कुछ अता पता नहीं है, कहीं वो भी तो नहीं मारा गया। वो बार बार ये कह रही थी उसने यहाँ पर आकर गलती कर दी, पर मैकी समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब ये बाहर निकले तो देखा कि इनकी आखिरी बची हुई कार को भी वो क्रिएचर खाकर खत्म कर देता है, जो देख मैकी को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे शूट करके वहीं खत्म करता है। इतने में बर्ड वहां अपनी ट्रक लेकर पहुंच गया, पर उसकी हालत बहुत ही खराब थी और साथ में उसकी ट्रक का भी। उसका कहना है कि उसने सभी को अकेले ही खत्म कर दिया, पर ये अलग किस्म के क्रिएचर हैं और बहुत ही चालाक हैं, जिसमें से एक को मैं पकड़ कर जिंदा लाया हूँ। ये देख सभी बहुत हैरान थे, क्योंकि ये उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। अंधेरा होने पर हम बर्ड को ट्रक के नीचे से एक और क्रिएचर के बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि छुप कर वहां आ गया।
उधर केट उस क्रिएचर पर अपनी रिसर्च कर रही है, जिस दौरान उन्हें पता लगा कि ये सारे हीट एब्जॉर्ब करके इंसानों को मारते हैं, क्योंकि इस बीच ग्रीडी उसे कुछ खाने को देता है, जिसको खाने के बाद वो खुद एक मुंह से अपनी ही जैसे और क्रिएचर को वोमिट करता है, जो देख केट समझ गया कि इसी तरह से ये सभी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। ये रिसर्च उसके लिए बहुत बड़ी है। तभी इनके ऊपर वही छुपा हुआ क्रिएचर हमला करता है, जिसको मैकी फौरन ही हैमर से मारकर अंदर कर देता है। पर जब इन्होंने देखा कि वहां पर एक नहीं बल्कि डबल क्रिएचर है, जो कि अब वहां रखे खाने को खा रहे, यानी कि इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, इन्होंने भागने का फैसला किया। बाहर भी हर जगह वही थे, तो ये सभी एक वेयर हाउस के पीछे छुप गए ताकि वो उनकी हीट को एब्जॉर्ब ना कर सके। इस बीच बर्ड एक स्नाइपर से क्रिएचर को उड़ा देता है और फिर ये लोग वहां बने एक ऑयल टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन बर्ड नीचे से बुलडोजर के फ्रंट ट्रॉली के अंदर छुप गया, क्योंकि उसे ऊपर चढ़ने का टाइम जो नहीं मिल पाया। लेकिन अब वो मैकी पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसे पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी इस काम को शुरू करने से पहले कि इसमें इतना ज़्यादा खतरा है। देखो, अब मेरे आसपास सिर्फ वही है, अगर हमने हल्का सा भी कदम बाहर रखा तो वो मुझे ख़त्म कर देंगे। इस चक्कर में दोनों के बीच अब बहस होना शुरू हो जाती है, जिसे केट बंद करवाती है और फिर ये लोग इंतज़ार में बैठ जाते हैं कि कहीं से कुछ मदद आएगी। शायद कैलॉस उनकी मदद के लिए किसी को भेजेगा, पर ऐसा नहीं होता। तो वहीं वो क्रिएचर अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके एक के ऊपर एक कर उस टैंकर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जो देख बर्ड एक प्लान बनाता है। वो उन सभी का ध्यान खुद की ओर करता है और फिर उन्हें धोखे से वेयर हाउस में बंद कर देता है। लेकिन वो ज्यादा देर उन्हें अंदर रोक नहीं सकता। तब मैकी को ख्याल आया कि बर्ड का ट्रक भी अंदर है, इसीलिए मैकी अंदर जाने की बात करता है। इसके लिए वो खुद को पहले पूरी तरह से कवर करता है ताकि किसी भी प्रकार की हीट उसके अंदर से ना निकले। ऐसा करके वो अंदर गया और बर्ड के ट्रक में रखे बमों को एक्टिव कर दिया। लेकिन वो क्रिएचर उसकी हीट को महसूस कर लेते और समय रहते वो बाहर आ गए। फिर सभी वहां से दूर भाग गए, क्योंकि अब वेयर हाउस में एक बड़ा धमाका होने वाला, जो कि होता भी है, जिसमें सभी क्रिएचर मारे जाते हैं। यानी कि वो सभी फाइनली मारे गए या फिर वो अभी भी जिंदा है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। शायद इस चीज़ का रहस्य पार्ट 3 में खुले। फिलहाल मैकी और केट दोनों आपस में खूब बातें करते हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि ज़रूर अब उनके बीच कुछ हो गया, जैसे फर्स्ट पार्ट में एल और रेन के बीच में हुआ था, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।